जिंदगी में कभी मायूस मत होना दोस्तों, ये अचानक कहीं से भी अच्छा मोड़ ले सकती है। तो मैं सुमित एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आज मैं आपके सामने अभी लेटेस्ट ही 15 जून को यूजीसी नेट का पेपर हुआ था, जिसके आंसर की अभी यूजीसी नेट द्वारा जारी की गई है। तो इस पेपर को आज हम देखेंगे और कैसा पेपर था, मॉडरेट लेवल का था, डिफिकल्ट लेवल का था या आसान लेवल का था, ये भी इस पेपर के माध्यम से हम देखने का प्रयास करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले क्वेश्चन था इसके अंदर, अरविंद पंखड़िया के अनुसार 1980 के दशक में निम्नलिखित अर्थव्यवस्थाओं में से किन दो कारणों से भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर में वृद्धि हुई। तो 1980 के दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था में किन दो कारणों के कारण अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई थी, इस क्वेश्चन के माध्यम से पूछा गया था। तो जो पहला कारण था वो निजी कंपनियों के निर्यात में प्रोत्साहन के कारण और अपेक्षाकृत अधिक रियलिस्टिक विनिमय नीति के कारण। तो एक बार देख लेते हैं हम इसको। एक्सपर्ट इंसेंटिव्स फ्रॉम प्राइवेट कंपनी, ए मोर रियलिस्टिक एक्सचेंज रेट पॉलिसी। तो जो इसका सही आंसर था, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही था, बीओडी, कि निजी कंपनियों के लिए निर्यात में प्रोत्साहन दिया गया था और एक रियलिस्टिक यथार्थपरक विनिमय नीति को बनाया गया था, जिस कारण से 1980 के दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर बदलाव या वृद्धि हुई थी। सेकंड क्वेश्चन जो कि इस प्रकार था, निम्नलिखित में से कौन सी विधियां नियम जन से संबंधित शासकीय सूचनाओं को प्रकट करने के लिए प्रतिबंध करती है। जो कौन सी नियम या कानून है जो सूचनाएं होती हैं विभिन्न, उसको रोकती है या प्रतिबंध करने का कार्य करती है। तो इस कौन से एक्ट है या कौन से नियम है। तो जो इसके अंदर नियम है, ये पहला नियम है शासकीय अधिकारिता गोपनीयता अधिनियम 1923, ये सही बात है। जांच आयोग अधिनियम, ये भी सही है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, ये भी सही है। लेकिन जो पंचम वेतन आयोग है, ये नहीं है इसके अंदर, बाकी ये तीनों थे। तो जो इसका सही ऑप्शन था ABC, यानी सेकंड ऑप्शन इसका सही था। थर्ड क्वेश्चन जो कि इस प्रकार था, ग्रामशी का अभिमत है। तो ग्रामशी ने क्या अपना व्यू दिया है। तो इसका ABC तीनों चारों को सही माना है यूजीसी नेट ने। प्रगति एक विचारधारा है और बिकमिंग एक दार्शनिक अवधारणा। तो ये बात सही है। बिकमिंग एक दार्शनिक अवधारणा है जिसमें प्रगति का विचार अनुपस्थित है। प्रगति एक विशेष मन स्थिति पर निर्भर करता है। प्रगति को बिकमिंग का उद्भव एक ही समय में हुआ है। तो ये बात ये ग्रामशी का भी मत था। और ग्रामशी के बारे में आप जान के रखें, उन्होंने हेजेमनी का कॉन्सेप्ट दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है हेजेमनी का उनका कॉन्सेप्ट, आप याद रखें, हर एग्जाम में पूछ लेता है। और जो उनकी पुस्तक है ऑन प्रिजन नोटबुक, ये भी आप याद रखें, ऑन प्रिजन नोटबुक जो उनकी पुस्तक है, तो ये हेजेमनी से था। ग्रामशी का जो आइडिया था, ग्रामशी ने जो हेजेमनी का कॉन्सेप्ट दिया, ऑन प्रिजन नोटबुक उनकी पुस्तक का नाम है। निम्नलिखित में से कौन सा देश नेम यानी गुटनिरपेक्ष का संघ का सदस्य नहीं है। और गुटनिरपेक्ष आंदोलन नेम आप जानते ही हैं, नेम की स्थापना 1961 के अंदर हुई है और इसका जो पहला सम्मेलन हुआ था वो बेलग्रेड के अंदर हुआ था। ये भी आप याद रखें, बेलग्रेड के अंदर इसका पहला सम्मेलन हुआ था। और जिसका सदस्य नहीं है, तो दक्षिणी सूडान इसका सदस्य नहीं है। भारत इसके संस्थापक सदस्यों में से एक है, ये भी आप याद रखें। श्री अरविंद के अनुसार आध्यात्मिक क्रांति का कार्य आधारित है। तो जो आध्यात्मिक क्रांति है वो सच्ची चेतना यानी ट्रूथ कंसाइसनेस, सच्ची चेतना के ऊपर ये आधारित है। तो इसका जो पहला ऑप्शन था वो सही था। MP फॉरेट के अनुसार संगठन के सिद्धांतों में कौन सा समन्वय प्राप्ति का माध्यम नहीं है। तो जो समन्वय प्राप्ति का माध्यम नहीं है, इनडायरेक्ट यानी इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष नियंत्रण द्वारा समन्वय, अप्रत्यक्ष नियंत्रण द्वारा समन्वय, ये संगठन का कार्य नहीं है, संगठन का कार्य नहीं है। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही था। सातवां क्वेश्चन जो किस प्रकार है, निम्नलिखित में से शांति स्थापना अभियान को इसमें क्रोनोलॉजिकल वाइज सेट करना था। जो इसका क्रोनोलॉजिकल सही था, मैं आपको बता देता हूं। तो इसका डी ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन सही था, यानी DC। पहले पे ये था यूगोस्लाविया वाला, फिर युगांडा वाला। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन था, तो इससे आप हंसते हुए आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों को बहुत मुश्किल होता है याद करना और काफी डिफिकल्ट था ये क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो कि 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन विचारकों का मत है कि स्वतंत्रता नष्ट हो जाती है क्योंकि संपत्ति संपन्न वर्ग के पास अन्य व्यक्तियों पर प्रभुत्व शक्ति होती है। तो ये किस विचारक ने ये बात करी है। तो इसके अंदर ग्रुप ऑफ थिंकर्स थे, इसके अंदर बताना था कौन सा था। तो जो सी लॉक है, इन्होंने ये बात नहीं करी है। बाकी जो रूसो है, मार्क्स है और एंजल्स हैं, इन्होंने बात की स्वतंत्रता नष्ट हो जाती है क्योंकि संपत्ति संपन्न वर्ग के पास अन्य व्यक्तियों पर प्रभुत्व की शक्ति होती है। तो जिसका सही था ABD, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही था। 9वां क्वेश्चन जो कि इस प्रकार था, यूरोप के राष्ट्रवाद के एरिक हॉब्सबॉम के सिद्धांत की मूल विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी है। तो ये भी थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन था। तो इसके अंदर भी हमें बताना था कि जो एरिक हॉब्सन ने जो राष्ट्रवाद के ऊपर अपने विचार दिए, तो उन्होंने जो सही बताया था उसके अंदर उसने राष्ट्रवाद को परिभाषित किया है उदारता परंपराओं का पुनर्सृजन, और उसने पृथकवादी राष्ट्रवाद का समर्थन करने वाले समूहों के रूप में निम्न बुर्जुआ वर्ग को चिन्हित किया है। तो ये इसका जो B और C सही था, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही था। क्वेश्चन 10वां था, मैचिंग से रिलेटेड था। तो इसको मैचिंग करना था, कौन किससे रिलेटेड थिंकर, किसने कौन सी अवधारणा दी है। तो आइए इसको देख लेते हैं। तो इसको मैच कर लेते हैं। रॉबर्ट कॉक्स जो है, रॉबर्ट कॉक्स का सामाजिक ताकतों और राज्यों का स्वरूप और विश्व व्यवस्था के मध्य अंतरक्रिया, ये इन्होंने कहा था। और रॉबर्ट कोहेन ने सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थानों को सत्ता का प्रभाव कहा है। अलेक्जेंडर वेड्स हैं, अलेक्जेंडर वेड ने कहा है सामाजिक संरचनाओं के रचनावादी विचार के रूप में। रॉब वाकर हैं, रॉब वाकर ने कही थी मुख्य बल
और सामाजिक संरचनाओं में दोहराव पुनरावृत्ति। तो ये इस प्रकार से इसका मिलता है, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही था। इंग्लिश में भी देख लेते हैं इसको एक बार, तो जिसका फर्स्ट ऑप्शन था वो सही था। 11वां क्वेश्चन जो कि इस प्रकार था, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में शांति का संतुलन प्रतिस्थापित करने के लिए प्रस्तावित आदर्शवादी विचार का मत है। तो जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो शांति को संतुलन यानी शांति को बनाए रखने के जो प्रस्तावित मॉडल है वो निशस्त्रीकरण का मॉडल है। तो इसका जो सही ऑप्शन था, सही आंसर था निशस्त्रीकरण यानी डिसआर्मेंट था, बैलेंस ऑफ पावर का। 12वां क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, पुस्तक फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम के लेखक कौन है? एक मिनट मिक्स हो गया शायद, नहीं यही है। तो इसका हिंदी में इस तरफ है, इंग्लिश में इस तरफ आ गया। तो पुस्तक फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ऐसा क्वेश्चन को। तो इसका तो सही आंसर है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने ये पुस्तक लिखी है, फ्रीडम फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम जो लेखक है वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी हैं। पंडिता रामाबाई के बारे में लिखे इन्होंने, हाई कास्ट हिंदू वुमेन लिखा है। एम एन रॉय ने बहुत कार्य किया है और कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना में इनके बहुत बड़ा योगदान है। राम लोहिया आप जानते ही हैं, इनका खंबा का सिद्धांत याद रखें आप। तो जो इसका सही आंसर था फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम, तो ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी इसके साथ जुड़े हुए थे। निम्नलिखित में से किसने पब्लिक पॉलिसी मेकिंग री एग्जामिन एंड डिजाइनिंग फॉर पॉलिसी साइंसेज नामक पुस्तक लिखी? तो ये एलिजर ड्रॉर ने येजेगल ड्रॉर ने ये पुस्तक लिखी थी। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही था। बहुत बार एग्जाम के अंदर आया, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन था ये। तो अलेक्जेंडर ड्रॉर ये बहुत अच्छी इनकी पुस्तक है, तो ये इसका सही आंसर था। और ये मैचिंग से रिलेटेड था कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान थे, कौन सा राज्य कब बना है और क्या इसकी स्थापना ये रही है। तो आइए इसको देख लेते हैं। तो पंजाब जो बना था, ये पंजाब हरियाणा से अलग होकर 1966 के अंदर, और गुजरात 1960 के अंदर महाराष्ट्र से अलग होकर, लद्दाख बना है 2019 के अंदर, माफ कीजिएगा, अभी बना, यूनियन टेरिटरी बनाई, राज्य तो नहीं बनाया लेकिन यूनियन टेरिटरी बनाया, और तेलंगाना 2014 के अंदर बना था। तो इस प्रकार से इसका मैचिंग था, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही था। 15वां क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, निम्नांकित में से किसका कथन है कि मार्क्स द्वारा 1845 में स्वयं को लिखे गए लघु 11 परिच्छेदों या शोध प्रबंध में प्रैक्सिस का विचार सर्वाधिक स्पष्ट पल्लवित होता है? तो ये किसने कहा है? तो ये बी आर नेल्सन, थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन था ये। तो बी आर नेल्सन जी ने प्रैक्सिस का जो आइडिया इनका उसके बारे में ये कहा था, तो सेकंड ऑप्शन का सही था। निम्नलिखित में से किसी विद्वान ने जेएस मिल की आलोचना में यह चिन्हित किया कि हम किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत आचरण को विभिन्न उपखंडों में नहीं पृथक कर सकते? तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था बार्कर ने बात कही थी कि वी कैन नॉट सेपरेट 2 डिफरेंट कंपार्टमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल कंडक्ट। तो ये बात की थी बार्कर ने। तो इसका जो सही ऑप्शन था वो बार्कर, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही था। 17वां क्वेश्चन जो किस प्रकार था, निम्नलिखित में से कौन सा समझौता देश विशिष्ट उत्सर्जन लक्ष्यों संबंधी रूपरेखा नहीं निर्धारित करता है किंतु जलवायु परिवर्तन उपशमन पर बल देता है? तो which of the following agreement does not outline country specific emission target but emphasis on the climate exchange mitigation? तो जो इसका सही आंसर था, तो जो इसका जो सम्मेलन है जलवायु परिवर्तन उपशमन पर जो बल देता है वो पेरिस एग्रीमेंट है। तो पेरिस समझौता इसका सही आंसर था। 18वां क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, ये मैचिंग से रिलेटेड था, तो आइए इसको देख लेते हैं। तो इसको हिंदी में देख लेते हैं। नव लोक प्रशासन का विवेकपूर्ण विकल्प सिद्धांत। तो नव लोक प्रशासन का विवेकपूर्ण सिद्धांत है, वो बात करता है इसमें नीति विश्लेषण के अनुसंधान को प्रोत्साहित दिया गया है। नवलोक प्रबंध जो बात करता है इसमें प्रतिमानों और सेवार्थी की निष्ठा पर बल देता है। तो इसका फोर्थ सही था। सी का नवलोक प्रबंध, इसमें निजी क्षेत्र में पद्धति का अनुसरण किया गया है। तो इसका ये था। लोक प्रशासन का स्वर्णकाल है, इसमें लोक प्रशासन का सिद्धांत बने थे। तो अगर आप एक भी जानते थे इससे आता, तो ये मेरे को ये याद आ गया एकदम से। लोक प्रशासन का स्वर्ण युग वो है जिसमें लोक प्रशासन के सिद्धांत बनाए गए थे। तो इसका जो सेकंड ऑप्शन था वो सही था। तो इंग्लिश में भी इसका सेकंड ऑप्शन सही था। 19वां क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, ये असर्शन और रीलिंग से संबंधित था। एक समपर्शरीय यानी इंग्लिश में देख लेते हैं इसको, प्रिज्मेटिक समपर्शीय मतलब प्रिज्मेटिक, एक जो प्रिज्मेटिक आप जानते हैं रिग्स ने अवधारणा दी थी प्रिज्मेटिक सोसाइटी की। तो ये विकासशील देशों के अध्ययन से संबंधित थी। प्रिज्मेटिक सोसाइटी की बात उन्होंने रिग्स ने करी थी। एक समपर्शनीय समाज में असमान संरचना साथ साथ अस्तित्व में होती है जो बिल्कुल एक दूसरे की विरोधी होती है। सही बात है, क्योंकि इसके अंदर कई सारी जो संस्थाएं होती हैं वो अलग अलग कार्य ना करके एक दूसरे के विरोध में ही कार्य करती हैं। संपर्शित समाज में सामाजिक परिवर्तन असंगत, अपूर्ण और अनुत्तरदायी होता है। तो इसका ए और आर दोनों सही है और आर की सही व्याख्या है। निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट भारत सरकार के नागरिक चार्टर से संबंधित एक विस्तृत वेबसाइट है? तो जो गो इंडिया चार्टर है,
गो इंडिया चार्टर जो इसका है थर्ड ऑप्शन गो गवर्नमेंट GOI चार्टर NIC, तो ये संबंधित है। भारत सरकार के नागरिक चार्टर संबंधी जो वेबसाइट है वो GOI यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चार्टर्स NIC है। तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन भी पूछने लग गए हैं अब, तो आप देख सकते हैं। 21वां क्वेश्चन जो कि इस प्रकार था, फ्रेडरिक टेलर के प्रकारात्मक फोरमैनशिप के अनुसार शॉप फ्लोर के सेवार्थ निम्नलिखित में से कौन से अवैध सम्मिलित है जिसकी व्याख्या उन्होंने प्रबंध सिद्धांत में की है। तो जो इसका सही ऑप्शन था, जो यूजीसी नेट ने सही माना है इसको, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही माना है, यानी ABE थर्ड ऑप्शन इसका सही था। स्पीड बॉस और रिपेयर बॉस और निरीक्षण फॉरमैन, तो थर्ड ऑप्शन इसका सही था। मानवतावादी हस्तक्षेप के औचित्य निम्नलिखित में से किसमें निहित है। तो जो मानवतावादी औचित्य किसमें निहित है, इस क्वेश्चन के माध्यम से बताना था। तो जो इसका सही आंसर था वो था वैश्विक परस्पर निर्भरता और क्षेत्रीय स्थिरता। तो मानवतावादी हस्तक्षेप के औचित्य निम्नलिखित में से किसमें निहित है, तो वैश्विक परस्पर निर्भरता में और क्षेत्रीय स्थिरता में, तो A और D इसका सही था। सामूहिक कार्रवाई का तर्क जिसमें तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण में हित समूहों के अभियोजन लामबंदी की व्याख्या निम्नलिखित में से किस विद्वान द्वारा प्रदान की गई। तो मैंने ये चीज देखा है कि इस बार थोड़ा हिंदी के अंदर थोड़ी लैंग्वेज भी काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन के माध्यम से पूछी गई थी, जिससे काफी दिक्कत हुई। तो ये मार्कस ऑल्सन जिसका सही था, सेकंड ऑप्शन इसका सही था। राजीव गांधी की 6 देश 5 महाद्वीप शांति पहल पर सहयोग का उद्देश्य वाला अभियान था। तो ये किससे संबंधित था, तो ये नाभिक के परमाणु परीक्षण को समाप्त करने हेतु जो उनका था, तो इससे संबंधित था। राजीव गांधी की 6 देश 5 महाद्वीपीय शांति पहल पर सहयोग का उद्देश्य वाला अभियान था। टू एंड न्यूक्लियर टेस्टिंग, न्यूक्लियर जो परमाणु बम के हथियार थे इनको खत्म करना, इनसे संबंधित था। 25वां क्वेश्चन जो किस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सी आयोग समिति ने पहली बार लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना की संस्तुति प्रस्तुत किया था। तो ये करने का जो कार्य था प्रथम प्रशासनिक आयोग ने सबसे पहले इसकी बात करी थी। तो इसका सही आंसर था प्रथम प्रशासनिक आयोग। और सबसे पहला स्टेट जो कि जहाँ पे लोकायुक्त स्थापित हुआ था, ये भी आप याद रखें, महाराष्ट्र के अंदर सबसे पहले लोकायुक्त की स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक विचारक इस कथन से समीकृत किया जाता है कि उसने तपस्वी साम्यवाद को प्रस्तुत किया जिसका उद्देश्य इच्छा आकांक्षा के उद्देश्य को दूर जाना है। तो एक बार मैं दोबारा पढ़ लेता हूं इसको। निम्नलिखित में से कौन सा एक विचारक इस कथन के साथ समीकृत यानी जोड़ा किया जाता है कि उसने तपस्वी साम्यवाद को प्रस्तुत माफी चाहता हूं, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया ये। तो ये तपस साम्यवाद को प्रस्तुत किया जिसका उद्देश्य इच्छा आकांक्षा के उद्देश्य को दूर करना है। तो ये तपस्या साम्यवाद को इन्होंने प्रस्तुत किया था। ये प्रस्तुत करने का जो आकांक्षा हमारी इच्छा को इच्छा आकांक्षा के उद्देश्य को दूर करना था, तो ये बात करी थी साम्यवाद की प्लेटो ने, जिसके अंदर उन्होंने बताया था कि संपत्ति का साम्यवाद किया जाएगा और पत्नी का, जिससे उनकी आकांक्षाएं और इच्छाएं दूर हो जाएगी। तो इसका सही आंसर था प्लेटो। 27वां क्वेश्चन जो किस प्रकार था, तुलनात्मक राजनीति में सामाजिक आंदोलन के प्रक्रिया मॉडल के प्रस्तावक निम्नलिखित में से कौन है। तो प्रक्रिया मॉडल के जो प्रस्तावक है डॉग मैक एंडरसन, यानी थर्ड ऑप्शन इसका सही है। मैंने पहली बार ये नाम सुना है, तो थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का लग रहा है मुझे क्वेश्चन ये। लोक प्रशासन के उद्विकास के किस काल को गणेशात्मक यानी एक्सप्लोरेटरी पीरियड कहा जाता है। इसमें एक्सप्लोर किया गया चीजों को, वो लोक प्रशासन के किस काल को कहा जाता है। तो जो इसका जो यूजीसी नेट ने सही आंसर दिया है, एक बार देख लेता हूं मैं। तो एक्सप्लोरेटरी पीरियड जो लोक प्रशासन के अंदर माना गया है वो 1888 से 1910 के बीच का माना गया है। इसका पहला ऑप्शन यूजीसी नेट ने सही माना है। 29वां क्वेश्चन जो कि मैचिंग से रिलेटेड था, तो आइए इसको देख लेते हैं। तो हिंदी में देख लेते हैं इसको। तो किस प्रकार से इसका मैचिंग करना था, तो मैं आपको थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का था, तो मैं आपको इसका एग्जैक्ट जो मैचिंग था वो बताता हूँ आपको। थर्ड ऑप्शन इसका सही था, तो आप इसको मिला सकते हैं कौन सा थिंकर किससे रिलेटेड था, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही था। तीसरा क्वेश्चन जो किस प्रकार था, इसमें हमें अरेंज करना था कि कौन सा पब्लिकेशन ईयर के हिसाब से, तो सबसे पहले कौन सी पुस्तक आई, उसके बाद कौन सी पुस्तक आई है, इस प्रकार से हमें अरेंज करना था। तो जो उसका फोर्थ ऑप्शन सही था, यानी सबसे पहले जो आई थी दी कंसेप्ट्स ऑफ लिबर्टी, सबसे पहले ये आई थी। उसके बाद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी आई थी दूसरे नंबर पे। उसके बाद फॉर एसेज ऑन लिबर्टी तीसरे नंबर पे ये आई, और सबसे लास्ट में आई थी लिबर्टी आफ्टर फ्रीडम, तो फोर्थ नंबर पे ये आई थी। तो इस प्रकार से इसका मैचिंग था। ये भी मैचिंग से रिलेटेड ही क्वेश्चन था, तो आइए इसको भी देख लेते हैं। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, तो इसको मैं दिखा देता हूँ आपको।
ऑन वायलेंस किसकी पुस्तक है आप जानती हैं, ऑन वायलेंस अन्ना आरेंट ने लिखी है। रीजन एंड रेवोल्यूशन हार्बर्ट मार्क्यूस की पुस्तक है। वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर, तो ये क्रिक रसेल ने लिखी है। और द कंजर्वेटिव माइंड फ्रॉम ब्रुक टू इलोट, तो ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने लिखी है। तो इस प्रकार से इसका मेल था, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही था। 32वां क्वेश्चन जो किस प्रकार था, निम्नलिखित में से किस तिथि को कैबिनेट सचिवालय संकल्प प्रस्ताव के माध्यम से नीति आयोग, तो नीति आयोग की स्थापना जानते हैं 1 जनवरी 2015 को की गई थी। तो ये इससे नीति आयोग से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसको भी आप याद देखते जाएं कि कितनी प्रकार की रिपोर्ट देता है, इसकी रिपोर्ट कौन है, इसका सीईओ कौन होता है, इसका अध्यक्ष कौन होता है, ये सब चीजें आप देख के जाएं, एग्जाम में बहुत आ रहा है आजकल नीति आयोग से रिलेटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा नगर पालिकाओं में निर्वाचित अध्यक्ष का पुनः स्थापन निम्नांकित में से किसमें अभिग्रहित किया जाता है। तो आप देख सकते हैं भाषा भी इस बार बहुत कठिन थी, जो कि काफी डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन था। तो मैं देख सकते हो, विच ऑफ दिस पोस्टुलेटेड द इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्टेड प्रेसिडेंट इन द म्युनिसिपैलिटी, तो इलेक्टेड निर्वाचित अध्यक्ष की बात जो म्युनिसिपैलिटी में की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी, तो ये बात की गई थी लॉर्ड रिपन रेजोल्यूशन 1882 के तहत। ये बात नहीं, माफ कीजिएगा, लॉर्ड मायो का रेजोल्यूशन आया था 1870 के तहत, उसमें ये बात की गई थी। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही था। जुआन लिज और अल्फ्रेड स्टीफन द्वारा दिए गए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो जो इन्होंने बताया था इनमें से कौन सा कथन सही है ये हमें बताना था। तो ये भी क्वेश्चन मैंने पहली बार ही देखा, नागरिक समाज और राजनीतिक समाज दोनों एक दूसरे से पृथक है, तो ये बात सही है। और विधि का शासन लोकतंत्र के लिए सामाकेन का शर्त है, तो ये बात भी सही है। और आधुनिक लोकतंत्र में आदेश विनिमय और दोहन का प्रभावी क्षमता है। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम हंस के आगे बढ़ सकते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट टाइप क्वेश्चन था ये। तो जो इसका सही आंसर था, तो A-C-E इसका सही आंसर था। पीटर टकर के अनुसार प्रबंधन के बारे में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका A और D सही नहीं था। प्रबंधन व्यक्तिनिष्ठ होता है और प्रबंधन में संगठनात्मक प्रबंध में यांत्रिक प्रारूप निदर्श को स्वीकृति दी गई, तो ये दोनों सही नहीं था। बाकी जो प्रबंधन को विशिष्ट भूमिका का निर्वहन करना पड़ता है, तो ये बात सही है। प्रबंधन का अभिकल्प साधारण नागरिकों के लिए होता है, तो ये बात भी सही है। लेकिन जो सही नहीं था पहला और डी इसके अंदर सही नहीं था, तो इसका जो पहला और डी जो फोर्थ ऑप्शन था वो सही था। और ये मैचिंग था। ये स्टेट इन कैपिटलिज्म सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है, स्टेट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी के लेखक कौन है, तो ये बताना था। तो इसका जो सही था राल्फ मिलीबैंड ने पुस्तक लिखी है स्टेट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी। 37वां क्वेश्चन जो किस प्रकार था, ये स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन था कि कौन से स्टेटमेंट सही है। तो आइए इसको देख लेते हैं। फ्रांस में समाजवादी आंदोलन श्रेणीवाद के रूप में उत्पन्न हुआ, तो ये बात सही है। श्रेणीवाद में वर्ग संघर्ष के विचार को स्वीकृत नहीं दी गई, तो ये बात गलत है। ए सही था इसका और सेकंड गलत था, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही था। 38वां क्वेश्चन जो किस प्रकार था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की रचनाओं को हमें व्यवस्थित यानी कालानुक्रम से सराहना था कि सबसे पहले कौन सी पुस्तक आई है और उसके बाद कौन सी पुस्तक आई है। तो आइए देख लेते हैं इसको। तो सबसे पहले जो इनकी पुस्तक आई थी वो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट आई है, उसके बाद वेयर आर द शूद्रास आई है, फिर उसके बाद दी अनटचेबल आई है, सबसे लास्ट में फ्यूचर ऑफ पार्लियामेंट डेमोक्रेसी, सबसे लास्ट में ये पुस्तक आई है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही था, A-B-D-C, तो इस प्रकार से इसका फोर्थ ऑप्शन सही था। 39वां क्वेश्चन जो कि इस प्रकार था, तो इसको हमें मैचिंग करना था कि कौन सा थिंकर किससे रिलेटेड है। तो आइए इसको देख लेते हैं। तो इथिक्स ऑफ केयर की बात करिए, जूलिया क्रिस्टोव ने बात करी है इसकी इथिक्स ऑफ केयर की। ए का थर्ड था और इसका जो सही था इसका थर्ड ऑप्शन सही था। एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन आईडी 566, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही था। ए का सेकंड था इथिक्स ऑफ केयर की बात करिए, कैरोन गिलीगन ने कैलिगन ग्रीन ने इथिक्स ऑफ केयर की। सेक्सुअल पॉलिटिक्स की बात करिए, कैट मिलेट ने सेक्सुअल पॉलिटिक्स की बात की। पावर ऑफ हॉरर की बात करिए जूलिया क्रिस्टीव ने। और इक्रियूचर फेमिनिज्म की बात करिए, फेमिनाइन की बात करिए हेलेन सीचू ने इनकी बात करिए। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही था। निम्नलिखित में से 518 क्वेश्चन आईडी है, तो मैं इसको देख लेता हूँ। निम्नलिखित में से किसके द्वारा संकल्प को ध्यान में रखकर महिलाओं की परिस्थिति संबंधित आयोग की स्थापना की गई थी। तो ये जो स्थापना की गई थी, ये जो ECOSOC, तो द कमीशन ऑन द स्टेट ऑफ वुमेन वाज एस्टैब्लिश्ड बाय रेजोल्यूशन ऑफ द, तो ये जो उसका फर्स्ट ऑप्शन सही था ECOSCO। तो कमेंट बॉक्स में जरूर इसके बारे में मुझे बताएं, मेरे को भी नहीं पता इसके बारे में ज़्यादा कुछ, तो कमेंट बॉक्स में जरूर इसके बारे में बताएं आपको कुछ पता है तो इसके बारे में। और ये मैचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो आइए इसको देख लेते हैं। तो ये SDG गोल थे, यानी SDG गोल जो कि 2015 से लेकर 2030 तक इसको करना है। इसके अंदर
कितने गोल, कौन से गोल किससे रिलेटेड थे, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। तो आइए इसको देख लेते हैं। तो पहले का था ए का थी, जो 5वें नंबर पे है वो लिंग और जेंडर समानता की बात की गई है, और 7वें नंबर पे अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी की बात की गई है, इसकी बात की गई है, और जो 10वें नंबर पे असमानताओं को कम करना, और 15वें नंबर पे लैंगिक असमानता की। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही था। भारत के उच्चतम न्यायालय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसके अंदर से हम जानते हैं कौन सा कथन भारत के उच्चतम न्यायालय के बारे में यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में सही है। तो भारत का जो उच्चतम न्यायालय मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 के तहत 1996 के अधीन अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य मध्यस्थता भी उच्चतम न्यायालय के आरंभ में हो सकता है। तो ये बात सही है, अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य की बात करता है हमारा उच्चतम न्यायालय, तो इसका पहला सही है। अनुच्छेद 143 के अधीन उच्चतम न्यायालय के पास विशेष सलाहकारी अधिकार करता है, तो ये बात भी सही है। संविधान के अनुच्छेद 32 में मौलिक अधिकार जिसके अंदर रिट की बात की गई है विभिन्न, तो ये भी इसके पास है। तो इसका ए बी सी यानी सारे ऑप्शन इसके सही थे, तो फोर्थ ऑप्शन इसका सही था। निम्नलिखित में से किस चिंतक ने मानसिक क्रांति आप जानते हैं टेलर ने अवधारणा दी है मानसिक क्रांति की, तो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने इसकी अवधारणा दी है। निम्नलिखित में किन्होंने विमर्शी लोकतंत्र की परिभाषा को बहुलवादी संघ के रूप में दी है? तो जो इसके जो देने का कार्य किया है कि जे कोहेन ने विमर्शी लोकतंत्र की बहुलवादी संघ के रूप में यानी प्लुरलिस्टिक एसोसिएशन की बात करी इन्होंने, तो जे कोहेन ने, थर्ड ऑप्शन इसका सही था। निम्नलिखित, तो 45वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किनका तर्क था कि गैर सरकारी संगठनों के सामाजिक आंदोलन के साथ संयोजित होने की दशा में कभी कभार गैर सरकारी संगठनों ने अपने राजनीतिक एजेंडों में परिवर्तन किया? तो ये था नीरा चंदोके ने बात करी है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही था। 46वां क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि क्वेश्चन आईडी 555 है। गुट निरपेक्ष आंदोलन की सदस्यता के मानक निम्नलिखित में से कौन है? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन की जो सदस्य के जो मानक है मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। तो जिसके जो गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्य के मानक है वो है देश के राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन करना, और वह देश जो राज्यों के सहअस्तित्व पर केंद्रित स्वतंत्र नीति को अपनाएगा। तो ये दो मुख्य लक्षण थे, इसके अंदर किसी की संगठन के अंदर शामिल नहीं होना। ये बात ये अगर किसी संगठन के अंदर शामिल होता था वो गुट निरपेक्ष सदस्य नहीं बन सकते। जैसे नाटो हो गया, सेटो हो गया, सेंटो स्टैंड जो शामिल हो सकते तो वो इसके सदस्य नहीं बन सकते थे। यदि विदेशी सत्ता के सैन्य आधार स्थापित करने की स्वीकृति देता है तो वह महासत्ता संघर्षों के संदर्भ में छूट होनी चाहिए। तो ये बात भी नहीं थी, तो इसका ए और सी सही था, तो इसका सेकंड ऑप्शन सही था। और ये मैचिंग से रिलेटेड था, तो आइए इसको देख लेते हैं कि कौन से थिंकर ने कौन सी अवधारणा दी है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, तो देख लेते हैं इसको। रविंद्रनाथ टैगोर का जो आइडिया है वो किससे जुड़ा हुआ है? तो इसका थर्ड ऑप्शन था रविंद्रनाथ जो टैगोर जी हैं उन्होंने सच्ची स्वतंत्रता की बात करी थी, और जेपी नारायण जी ने संपूर्ण क्रांति की बात करी थी, राम मनोहर लोहिया जी ने चौखंबा मॉडल दिया था उन्होंने, और हिंदू राष्ट्र की बात सावरकर जी ने करी। तो इस प्रकार से इसका मेल था, तो थर्ड ऑप्शन इसका सही था। 48वां क्वेश्चन जो किस प्रकार है, क्वेश्चन आईडी 558 है, तो इसको देख लेते हैं। संसदीय कार्रवाई के संबंध में कौन सा निम्नलिखित कथन सही है? जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर कार्रवाई जो संसद चलता है इसके अंदर कौन सा सही है, इसके माध्यम से बताना था। तो आइए देख लेते हैं, जो क्वेश्चन आईडी में एक बार देख लेता हूँ 558, जो इसका जो औपचारिक आंसर दिया गया है वो ACD यानी सेकंड ऑप्शन को सही माना गया है। तो देख लेते हैं इसको कौन कौन सा है। तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिए जाते हैं और पूरक प्रश्नों में भी इसका अनुसरण किया जाता है, तो ये बात सही है। अल्प सूचना प्रश्न 2 दिन पूर्व सूचना देकर पूछे जाते हैं, तो ये बात नहीं है। बाकी जो ये स्थगन प्रस्ताव में 50 सदस्यों की चाहिए होते हैं। शून्यकाल की शुरुआत प्रश्नकाल के तुरंत बाद हो जाती है और दिन भर के लिए कार्यसूची तक चलता रहता है, तो ये बात भी सही है। तो ACD इसका सही ऑप्शन था, सेकंड ऑप्शन इसका गलत था। तो जो इसका औपचारिक आंसर था वो सेकंड ऑप्शन इसका सही था। 49वां क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, देख लेते हैं। क्वेश्चन आईडी 532 है, तो मैं देख लेता हूं इसको। निम्नलिखित में से किस विद्वान का कथन है कि समानुक्रम में यद्यपि जब नेहरू जीवित थे कांग्रेस पार्टी आंदोलन न होकर एक दल और सरकार का स्वरूप ग्रहण कर ली? तो ये बात करी थी रजनी कोठारी जी ने इसकी बात करी थी कि जो कांग्रेस पार्टी थी नेहरू के जीवित काल के अंदर ही एक आंदोलन ना होकर एक राजनीतिक दल का स्वरूप इसने ग्रहण कर लिया था। और रजनी कोठारी जी के बारे में आप याद रखें, उन्होंने कांग्रेस सिस्टम भी दिया है। कांग्रेस सिस्टम अगर आता है तो आप इनको याद रखें, कांग्रेस सिस्टम दिया है रजनी कोठारी ने, और कास्ट के ऊपर इन्होंने बहुत कार्य किया है, तो ये चीज भी आप याद रखें। वर्ष 2001 में रणनीतिक सहयोग में अमेरिका समर्थन में भारत के पहलों की सूची में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है? तो जिसमें सम्मिलित था वो इसका थर्ड सही था ऑप्शन। सितंबर 2000। तो 51वां क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, ये मैचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो इसको मैच करना था, ये इसको देख लेते हैं।
तो पॉलिटिक्स एंड एथनिक ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है राजीव भारद्वाज ने लिखी है ये, पॉलिटिक्स एंड एथनिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द इंडियन पार्लियामेंट, ये लिखी है B.L. शंकर जी ने, तो इसका फर्स्ट था। फेडरल गवर्नमेंट जो पुस्तक लिखी है K.C. वियर जी ने लिखी है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नरस्टोन ऑफ ए नेशन, ये गार्विन ऑस्टिन जी ने लिखी है। तो इस प्रकार से इसका मेल था। तो जो इसका सही आंसर था वो सेकंड ऑप्शन इसका सही आंसर था। 52वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किन सिद्धांतों का प्रयोग लोगों की अभिवृत्ति, यानी जो लोगों का एटीट्यूड होता है, अर्थात तुलनात्मक राजनीति में राजनीतिक संस्कृति के अध्ययन के लिए किया गया? तो जो लोगों की अभिवृत्ति जानने का प्रयास तुलनात्मक राजनीति में राजनीतिक जो पॉलिटिकल कल्चर थ्योरिस्ट होते हैं वो किस माध्यम से करते हैं, इस क्वेश्चन में ये पूछा था। तो जो इसका सही आंसर था, जो एंटी ने बताया है इसका सही आंसर, रॉबिन्स का सिद्धांत और रे का गुटबंदीकरण। तो इस सिद्धांत के कारण से हम जानते हैं। तो जिसका सही आंसर था रॉबिन्स प्रिंसिपल एंड रेस फैक्शनलाइजेशन इंडेक्स। तो सी और ई इसका सही आंसर था। 53वां क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, रीमैपिंग इंडिया न्यू स्टेट एंड देयर पॉलिटिक्स ओरिजिन नामक पुस्तक किसकी कृति है? तो ये जो कृति है ये लुइस टिलिन ने लिखी है। सेकंड ऑप्शन इसका सही था, लुइस टिलिन इसके साथ जुड़े हुए हैं। रीमेपिंग इंडिया न्यू स्टेट एंड देयर पॉलिटिकल ओरिजिन्स, तो इसका सेकंड आंसर सही था। 54वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मुख्य सूचना आयोग CIC के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जो मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं भारत के, उसके बारे में कौन सा सही है? तो CIC का गठन सूचना के अधिकार RTI अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत शासकीय गजट अधिसूचना के माध्यम से किया गया था। तो ये बात सही है। CIC का जब गठन हुआ था तब से इसमें मुख्य सूचना आयोग सहित 5 आयुक्त होते हैं। तो ये बात भी सही है। मुख्य सूचना आयुक्त के अपने पद ग्रहण की तिथि तारीख से 3 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है। तो ये बात भी सही है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही था, ABC तीनों इसके सही थे। 55वां क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई व्याख्या के अनुसार निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन जीवन के अधिकार में शामिल नहीं है? तो जीवन के अधिकार के जो आर्टिकल 21 है, इसको आप अच्छी तरीके से देख के जाएं अगर आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो चुका है। इसके अंदर कई चीज़ें जोड़ती जा रही है और कई बार इससे रिलेटेड एग्जाम में पूछते हैं। तो जीवन के अधिकार इसमें शामिल नहीं है। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि आत्महत्या का अधिकार तो हो ही नहीं सकता इसके अंदर, जीवन के अधिकार के अंदर। तो जिसका सही आंसर था आत्महत्या का अधिकार जीवन के अधिकार के संबंध में सम्मिलित नहीं है। बाकी निजता का अधिकार हो गया, राइट टू प्राइवेसी हो गया, फांसी दिए जाने के विरुद्ध अधिकार हो गया, उत्तम स्वास्थ्य का अधिकार हो गया। तो ये सभी चीजें इसमें शामिल हैं। छप्पनवां क्वेश्चन जो किस प्रकार है, भारतीय राज्य व्यवस्था के पुनर्गठन में JP नारायण योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो JP नारायण योजना के बारे में कौन सा कथन सही है, तो ये बताना था हमें। तो उन्होंने निचले स्तर पर स्वराज को पुनर्जीवित करने की अपेक्षा की। तो ये बात सही है। राजनीतिक संगठन की मूलभूत इकाई ग्राम पंचायत होगी। तो ये बात उन्होंने नहीं करी थी। बाकी ग्राम पंचायत जमीनी स्तर के लोकतंत्र के आधार के रूप में कार्य करेगी, ये बात कही थी उन्होंने। यह पंचायती राज की विभिन्न इकाइयों के बीच संगठनात्मक संबंध स्थापित करने में भी संलग्न होंगी। तो ये बात भी कही थी उन्होंने। ACD इसका सही ऑप्शन था। और मैं आपके लिए होमवर्क दे के जा रहा हूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं इनकी जो प्रमुख पुस्तकें थी वो कौन सी थी, इनका जो आंदोलन था वो किससे था, और इनसे रिलेटेड जो प्रमुख नेता हमारे राजनीति के अंदर उभरे वो भी आप जरूर बताएं। संपूर्ण क्रांति का इनका नारा था, ये आप याद रखें। और इनकी पुस्तक का क्या नाम था ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। विल्क किमलिका के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार सामूहिक अधिकार नहीं है? तो जो सामूहिक अधिकार नहीं है, राइट टू स्पीडी ट्रायल यानी त्वरित विचरण का अधिकार नहीं है। बाकी जो सेल्फ गवर्नमेंट राइट, पॉली एथनिक राइट, स्पेशल रिप्रेजेंटेशन राइट, तो ये सारे अधिकार हैं। बाकी जो ये त्वरित अधिकार है ये नहीं है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही था। निम्नलिखित में से किस विचारक का यह मत है? ये कोटेशन आप देख के जाएं, बहुत एग्जाम में मैंने देखा है इस कोटेशन को पूछते हुए, और ये कोटेशन बहुत रिपीटेड है। कोई भी नागरिक इतना अधिक धनी नहीं होना चाहिए कि वह किसी दूसरे को खरीदने में सक्षम हो जाए, और कोई इतना निर्धन भी नहीं हो कि उसे स्वयं को बेचने हेतु विवश होना पड़े। तो ये बहुत फेमस कोटेशन है रूसो की। तो ये कई एग्जाम में पूछी गई है, रिपीटेड कोटेशन है, इसको आप याद करके रखें।
बहुत एग्जाम में देखा है, इसको पूछा गया है। तो 59वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य अमर्त्य सेन द्वारा वर्णित समानता के दृष्टिकोण से संबंधित है? तो जो इन्होंने बात करी थी, तो इन्होंने नैतिकता का संबंध केवल एकता से नहीं है, ये बात करी। इसका फर्स्ट जो है वो सम्मिलित इससे संबंधित नहीं है, बाकी सारे इससे संबंधित। तो इसका बी सी डी सही ऑप्शन है यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग। 60वां क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको मैचिंग करना था, तो आइए इसको देख लेते हैं। तो एच जे जो होस्टी इन्होंने नेशनल रोल ऑफ कंसेप्शन की बात करी है, तो राष्ट्रीय भूमिका अवधारणा की बात करी है। जॉनथन मार्कर ने जो बात करी है, इमोशन एंड कॉग्निशन को प्रोड्यूस इमोशन की बात करी है, सेकंड इसका सही है। इसका सामने था तीनों चारों का, तो इस प्रकार से इसका मेल था, आप देख सकते हैं इसका फर्स्ट ऑप्शन सही था। 61वां क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, कल्याणकारी राज्य निम्नलिखित में से कौन सा शासन रिचर्ड टिटमस के कल्याणकारी राज्य के वर्गीकरण के संस्थानिक पुनर्वितरण के अनुरूप है? तो मैंने पहली बार ही क्वेश्चन देखा, पहली बार नाम भी सुना इनका। तो जो इसका सही आंसर था स्कैंडिनेवियाई सामाजिक लोकतांत्रिक शासन, इसके ऊपर इन्होंने कल्याणकारी राज्य की बात करी है। रिचर्ड टिटमस ने कल्याणकारी राज्य के जो इन्होंने वर्गीकरण किया है, तो स्कैंडिनेवियाई सामाजिक लोकतांत्रिक शासन के संदर्भ में इन्होंने ये बात करी है। 62वां क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, निम्नांकित में से कौन से कथन आतंकवाद पर वैश्वीकरण के प्रभाव के रूप में निरूपित करता है? तो जो आतंकवाद के रूप में जो प्रभावित करता है, वो इन्होंने इसको जो एनटी ने जो सही माना है इसका आंसर, ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इसका सही है। जो इसको निरूपित नहीं करता, ये इराक में इन्होंने जो विद्रोही संगठन माना था, तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन था, जिसका थर्ड ऑप्शन था, माफ कीजिएगा, ABC, ये सही था। बाकी जो डी है इसको नहीं माना उन्होंने, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही था। इसको आप देख सकते हैं, अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही था। क्वेश्चन नंबर 63 है, तो इसको देख लेते हैं। किसने कहा था कि उग्रवादी ना तो राष्ट्र ना ही वर्ग के संबंध में चिंतन करता है, इसकी चिंता मानव है, इसकी चिंता व्यक्तिगत है, स्वतंत्रता के रूप में स्वतंत्रता है? तो ये बात किसने करी है? तो ये बात करी थी एम एन रॉय जी ने ये बात करी है कि उग्रवादी ना तो राष्ट्र ना ही वर्ग के संबंध में चिंतन करता है, इसकी चिंता मानव है, इसकी चिंता व्यक्तिगत है, स्वतंत्रता के रूप में स्वतंत्रता है। तो ये बात करी है एम एन रॉय जी ने। 64वां क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, यूएस के संवैधानिक विकास की निम्नलिखित घटनाओं को आरोही क्रम में सजाइए या व्यवस्थित कीजिए। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन था, यूएस में क्या आया है, कैसे आया, तो इसको हम डिफिकल्ट टाइप में ले सकते हैं। ऐसे क्वेश्चनों को आप हंस के आगे बढ़ें और कुछ नहीं। तो इसका जो आंसर सही था मैं आपको बताता हूँ, इसका फोर्थ ऑप्शन सही था। 65वां क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हैरल्ड जे लास्की से संबंधित है? तो हैरल्ड जे लास्की से जो संबंधित है, उन्होंने बात करी थी प्रत्येक राज्य स्वयं को अनुरक्षित अधिकारों से जाना जाता है, जो अधिकार जो राज्य देता है उसे जाना जाता है, ये बात उन्होंने कही थी। अधिकार से तात्पर्य उन कतिपय ऐतिहासिक दशाओं से नहीं है जो बाल्यावस्था में पर्याप्त था, किंतु पराक्रम में हम उनसे वंचित हो गए, तो ये बात भी उन्होंने कही थी। और वस्तुतः अधिकार सामाजिक जीवन की वह दशाएं हैं जिनके बिना कोई भी मनुष्य समानता सर्वोत्तम जीवन निर्वाह नहीं कर सकता, तो ये बात कही थी। लेकिन उन्होंने डी है, अधिकार सफल जीवन निर्वाह के लिए विधिक अवसर है, तो ये बात उन्होंने नहीं कही है, बाकी सारी बात कही थी। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही था, ABC। 66वां क्वेश्चन जो कि इस प्रकार था, तो संविधान के किस अधिनियम द्वारा सीमित मताधिकार की शुरुआत की गई? तो संविधान के किस अधिनियम द्वारा सीमित मताधिकार की शुरुआत की गई थी? ये भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत, इसके तहत ही जो वोटिंग के सिस्टम था, सीमित मताधिकार का प्रतिनिधित्व शासन प्रणाली का, इसकी शुरुआत की गई थी। ये शुरुआत में राजाओं महाराजाओं के प्रतिनिधि द्वारा की जाती थी, तो इसकी शुरुआत इस माध्यम से 1892 भारत परिषद अधिनियम के द्वारा की गई थी। तो ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, 1 मिनट। भारतीय विदेश नीति पर वैकल्पिक दृष्टिकोण के उदय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जो भारतीय जो विदेश नीति के जो हमारा जो विदेश नीति बनी है उसके संदर्भ में कौन सी दृष्टिकोण सही है? तो जो यूजीसी नेट ने इसका आंसर बताया है, इसका सेकंड ऑप्शन सही माना है यूजीसी नेट ने, तो ACDE। तो सबसे पहले ये आया है 1960 के दशक में मध्य में स्वतंत्र पार्टी ने विदेश नीति पर क्लासिकल रूढ़िगत दृष्टिकोण परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया। फिर उसके बाद इसके समर्थक पूर्व नौकरशाही व्यापार समुदाय और CIC परिवारों के सदस्य से आए थे, और फिर उसके बाद इसमें B को शामिल नहीं किया। बाकी जो भारतीय विदेश नीति के वैकल्पिक दृष्टिकोण के उदय के बारे में लिखित कौन सही है, तो इसके अंदर B को शामिल नहीं किया, बाकी ACDE इनको शामिल किया गया, तो इसका सेकंड ऑप्शन सही था। तो
67 66वां क्वेश्चन था। 68वां क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि सत्याग्रह के गांधीवादी विचार को एक संवाद के रूप में माना जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है बताना था। तो जो इसमें सही नहीं है, गांधी गांधी सत्य का स्वरूप संवाद को सुसाध्य बनाता था, तो ये बात सही है। और गांधी सत्य की खोज एक साधा प्रयोग है, तो ये बात भी सही है। लेकिन जो इसमें सही नहीं बताना था, तो इसमें बी और सी सही नहीं है। गांधी सत्य का स्वरूप समानता का विरोधी है, तो विरोधी बात इन्होंने कही नहीं थी। ऐसे संवाद में दल विरोधी रूप में निर्मित किए जाते हैं, तो ऐसी बात उन्होंने कही नहीं। अगर आप कहीं पर भी ऐसे चीज़ नेगेटिव देखते हैं तो आप समझ जाएं कि ये कहीं ना कहीं उल्टा है, तो ये इसमें नहीं था। बाकी इसमें पूछा गया था कौन सा कथन नहीं है, तो बी और सी नहीं था, तो इसका थर्ड ऑप्शन नहीं सही था इसका। 69 क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सा चिंतक सार्वभौम लोकतंत्र के पक्षधर हैं? तो सार्वभौम लोकतंत्र के जो पक्षधर हैं वो कांट है। कांट ने बात करी है कंपोजिशन डेमोक्रेसी की बात करी है कांट ने। 70वां क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय जाति आधारित राजनीति के बारे में एम श्रीनिवास का कथन नहीं है? तो ऐसे क्वेश्चन को आप याद रखें, इनमें पूछा गया क्या नहीं है, तो इसमें से हम बताना था कि कौन सा कथन उन्होंने नहीं किया है। तो एम एन रॉय जी का आप याद रखें, आइडियल संस्कृताइजेशन की अवधारणा दी है, यानी कि कैसे नीचे जात के तबके होते हैं वो कैसे मोबिलाइजेशन करते हैं ऊपर की तरफ, और वो ऊपर की कास्ट की तरफ मोबिलाइजेशन करना चाहते हैं, इसकी अवधारणा उन्होंने दी है। तो इसमें से बताना था कि भारत में जाति आधारित राजनीति का एम एन रॉय का कथन नहीं है। तो जो इनका कथन नहीं था वो था विभिन्न जातियों के मध्य ऊर्ध्वाकार एकात्मकता भी थी, तो ये बात उन्होंने नहीं करी है। और आधुनिक प्रौद्योगिकी, तो इसमें जो सही आंसर था वो फर्स्ट था, इन्होंने ये बात नहीं की है। भारत में जाति के आधार पर क्षैतिज एकजुटता, यानी ये नहीं है। बाकी जो सारे हैं ये सभी इन्होंने बात करी है, तो इसका जो सही आंसर था इसका ए ऑप्शन सही था। 71वां क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, 71वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान संशोधन द्वारा किस वर्ष पंचायती राज के उपबंध का विस्तार अनुसूचित क्षेत्र तक किया गया? तो पंचायत राज रेवोल्यूशन शेड्यूल एरिया, तो ये 1996 में किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखें इसको। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार मैंने देखा है इसको एग्जाम में पूछते हुए। पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया इसका पूरा था, तो ये 1996 में किया गया है। 72वां क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, फ्रांस फैनन की पुस्तक ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क में निम्नलिखित अध्याय शामिल है? तो ये भी बहुत डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चनों को हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, आगे हंस के भर सकते हैं, क्योंकि उनकी अगर किसी ने किताब पढ़ी है वही इसको आंसर अच्छी तरीके से दे सकता है। तो जो इसका सही आंसर था ACD, तो द निर्गो एंड लैंग्वेज, ये बात करी थी उन्होंने। निर्गो एंड साइकोपैथोलॉजी की बात करी है, निर्गो एंड रिकग्निशन की बात करी है, निर्गो एंड कल्चर ये इन्होंने बात नहीं करी है। बाकी ये तीनों की बात इन्होंने करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस राजनीतिक विचारक ने नारीवादी दृष्टिकोण से हैंस जे मार्कहेंतन द्वारा प्रस्तुत यथार्थवाद के सिद्धांत को पुनः सूत्रबद्ध किया? तो ये H.J. टिकनर थी, उन्होंने सबसे इसको पुनः अंतरराष्ट्रीय राजनीति में किया था, तो इसका सी ऑप्शन सही था। 74वां क्वेश्चन था कि एवेन्यू टू नेहरू नामक आलोचनात्मक विद्वतापूर्ण इतिवृत्त के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक थे स्कॉट रीड। तो ऐसे क्वेश्चन तो हम सिर्फ याद ही कर सकते हैं। इनव्यू टू नेहरू तो इनकी पुस्तक थी स्कॉट रीड की। 75वां क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, स्थानीय शासन से संबंधित निम्नलिखित समितियों को आयोग को कालानुक्रम ढंग से सजाना था, तो इसको सजाना था। तो इसका जो सही कालानुक्रम था वो सेकंड ऑप्शन सही था, आप इसको देख सकते हैं। सबसे पहले अशोक मेहता कमेटी आई थी, फिर GV राव आई थी, फिर उसके बाद LNB सिंह भी आई थी, लास्ट में थुंगन कमेटी आई थी, तो इसका बी ऑप्शन सही था। 76वां क्वेश्चन जो कि इस प्रकार था, निम्नलिखित में से किस कथन से भारत में राजनीति का जेंडर के आधार पर प्रशासन होने के फलस्वरूप लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होने का निरूपण होता है? तो ये जो निरूपण होने का होता है, ऊंची जाति की महिलाओं द्वारा मुक्त क्रांति किया जाना, तो इसके द्वारा हम समझ सकते हैं इसको, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही था। 77वां क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, ये स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन था। भारतीय विदेश नीति क्षेत्रीय अखंडता, राष्ट्रीयता और निर्णय कार्य निर्णायक की स्वतंत्रता के बारे में सुचिंतितता के साथ पूर्ण रूपेण संलग्न होती है, तो ये बात सही है।
वैश्विक द्विध्रुवीय संघर्ष का संरचनात्मक तर्क भारत और पाकिस्तान के बीच क्षेत्रीय ध्रुवीयता संघर्ष के रूप में इसे प्रतिबिंबित करता है। तो दोनों सही है, इसका फर्स्ट एंड सेकंड। 78वां क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, इससे हमें इसको कालानुक्रम हमें सिद्धांत, तो मैं इसको आपको एकदम एग्जैक्ट आंसर बताता हूँ। तो इसका डी ऑप्शन सही था, तो आप इसको मिला सकते हैं आराम से। तो फर्स्ट में सबसे पहले डी ये था, फिर उसके बाद ए आया था, तो आप इसको आराम से मिला सकते हैं, डी ऑप्शन इसका सही था। 79 क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, इसको भी हमें कालानुक्रम में व्यवस्थित करना था, कौन सा पहले आया और बाद में आया। तो सबसे पहले जो इसके अंदर आई थी सीपीआई आई है, 1925 के अंदर बनी है, आप जानते ही हैं। उसके बाद उसके बाद थी शिवसेना आई थी, फिर भारतीय जनता पार्टी 1980 के दशक में, फिर समाजवादी पार्टी। तो इस प्रकार से इसका मेल था, तो इसका तीसरा ऑप्शन सही था। 80वां क्वेश्चन जो कि इस प्रकार था, लेवायंथन पुस्तक निम्नलिखित अध्याय को सही कालक्रम में व्यवस्थित किया। तो ये भी बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था, इसमें काफी डीप क्वेश्चन पूछा गया था, जिसका सही आंसर था फर्स्ट ऑप्शन इसका सही था। 81वां क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, निम्नांकित में से किस चिंतक ने कहा था कि अमूर्त तथ्य, अभिमत, सुझाव और संदेश जिन्हें औपचारिक माध्यमों से नहीं प्रेक्षित किया जा सकता, उन्हें अनौपचारिक माध्यमों से संप्रेक्षित किया जाता है। तो ये बात किसने करी थी? तो जो इसका सही आंसर था, चेस्टर बर्नार्ड ने ये बात करी थी। तो अनौपचारिक माध्यमों के संप्रेक्षित किया जाता, तो ये बात करी थी चेस्टर बर्नार्ड ने। फोर्थ इसका ऑप्शन सही था। तो 82वां क्वेश्चन था, 82वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ये असर्शन और रीजनिंग से संबंधित था। एक मजबूत मूल परिवर्तनकारी सिद्धांत के साथ ध्रुवीकृत बहुदलीय व्यवस्था में राजनीतिक दलों के बीच एक व्यापक वैचारिक अंतर होता है। तो ये बात सही है। ध्रुवीकृत बहुदलीय व्यवस्था में राजनीतिक गठबंधन व्यवहार्य है, तो ये बात नहीं है। बाकी पहला ही सत्य है इसका, तो ए सत्य और आर गलत है। तो निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने अमेरिका और सोवियत संघ के बीच बढ़ते शीत युद्ध की स्थिति में भारत के दृष्टिकोण के बारे में कहा था कि वह एशिया में हमारे पड़ोसी हैं और हमें अनिवार्यता अनेक समान कार्य करने होंगे और एक दूसरे के साथ कार्य करने होंगे। तो ये बात कही थी जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो इसका जो सही आंसर था वो ए ऑप्शन इसका सही था, जवाहरलाल नेहरू जी ने ये बात कही थी। 84वां क्वेश्चन है, आधुनिक पूंजीवाद के संकटों की अवधि का कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो इसको मैं आपको एग्जैक्ट इसका आंसर देता हूँ। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही था, तो आप इसको मिला सकते हैं। तो सबसे पहले डी था, फिर उसके बाद बी, फिर सी और ए। 85वां क्वेश्चन था, निम्नलिखित विधायी अधिनियमों को कालानुक्रम व्यवस्थित करना था। सबसे पहले कौन सा आया था? ऐसे क्वेश्चन आजकल बहुत पूछ रहे हैं, तो आप कहीं भी एग्जाम देने जाए तो जरूर देख के जाए। सबसे पहले सूचना का अधिकार था, फिर उसके बाद उपभोक्ता संरक्षण, फिर शिक्षा का, फिर उसके बाद लोकायुक्त और लोकपाल और लोकायुक्त, तो सबसे लास्ट में था शिक्षा का अधिकार अधिनियम। तो इस प्रकार से इसका मैचिंग था, तो इसका बी ऑप्शन सही था। यह किसका कथन है कि यदि जीवन का केवल मात्र एक उद्देश्य होता तो दास और क्रूर जानवर अवश्य ही एक राज्य का निर्माण करते। तो आप जानते हैं दास और इन सब की बात किसने करी है? तो इस बात करी थी प्लेटो ने। तो इसका जो सही आंसर था प्लेटो, बी ऑप्शन इसका सही था, प्लेटो। यह किसने कहा था कि सच्चाई यह नहीं है कि पश्चिमी राष्ट्रवाद के मूल और केंद्र में और संघर्ष की आत्मा और विजय निहित है? तो ये बात करी थी राष्ट्रवाद, पश्चिमी राष्ट्रवाद, इन सब की बात जो करते थे ज्यादातर वो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। तो ये सेकंड ऑप्शन इसका सही था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्याय संगत युद्ध के सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करता है? तो जो न्याय संगत युद्ध के जो प्रतिनिधित्व करता है वो मुख्य तौर पर जो करता है वो ABC है, अंतिम उपाय के रूप में न्याय, युद्ध का प्रयोजन प्रतिशोध है और युद्ध अनिवार्यता नैतिक रूप से स्वीकार्य लक्ष्यों के आधार पर ही घोषित किया जाना चाहिए। तो जो ये दोनों है इन्होंने नहीं माना है, तो इसका जो फर्स्ट ABC इसका सही था। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन ID 554। तो जो इन्होंने माना है क्वेश्चन ID 554, तो जो इसका सही आंसर है, माफ कीजिएगा मुझसे गलती हो गई इसमें, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है ACD, अंतिम उपाय के रूप में युद्ध अनिवार्यता नैतिक रूप से लक्ष्यों के आधार पर ही घोषित किया जाना चाहिए और युद्ध के फलस्वरूप होने वाली हानि से अधिकतम लाभ होना चाहिए। तो ये ABC न्याय संगत युद्ध के सिद्धांत के रूप में उन्होंने माना, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही था। 88 क्वेश्चन, 88वां क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है,
तो असर्शन और रीजनिंग संबंधित है ये, तो देख लेते हैं इसको। कौटिल्य के अनुसार भावी आक्रांता अपने राज्यों के प्रभुत्व वाले क्षेत्र में विदेशी नीति की 6 विधियां निम्नलिखित में से किनका प्रयोग करते हैं। तो जो इन्होंने प्रयोग का माध्यम बताया था वो, तो ACD इसका सही आंसर है। मैं एग्जैक्ट आंसर आपको बताता हूँ, ACD इसका सही आंसर है। तो शांति स्थापना, शांत रहना और समर्थन प्राप्त करना, ये विदेशी आक्रांताओं से नीति के संबंध में इन्होंने बात करी थी। अहिंसक स्थिति बनाना, ये बात इन्होंने नहीं कही है। और ये पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन थे, तो आप देख सकते हैं इसको। और किसी को भी इसका ये जॉन स्टुअर्ट मिल के उपयोगितावाद के संदर्भ में आया था, किसी को भी अगर इसका PDF चाहिए तो मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकता है या फिर मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकता है। मैं वहाँ पे उनको प्रोवाइड करवा दूंगा इसके आंसर की भी और ये भी। तो इसका आंसर जो पहले वाले का था, इसका थर्ड ऑप्शन सही था। और तो इसका मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं, मैं आपको इसको प्रोवाइड करवा दूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी, कुछ कमी लगेगी तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपने मेरी वीडियो को देखा, इसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।